हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। देखिए, इस समय एमटीएस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनसे ओरिएंटेड जो क्वेश्चन जीके जीएस के बनेंगे, उसके साथ साथ आने वाले किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत बेहतर तरीके से सजो कर लाए हुए हैं आप लोगों के बीच में। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इससे सीरीज से एक ही उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराना। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, अभी हाल फिलहाल 2 तारीख को जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, कल वाले भी सीरीज में पूछा गया कि सुरकोटदा आखिर अवस्थित कहाँ पे है। तो आपको बता दें, ये अवस्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में अवस्थित है। अब देखिए, गुजरात में क्या क्या है। जो सिंधु सभ्यता का जो डॉकयार्ड था, क्या डॉकयार्ड, या पूछे बंदरगाह, इसका साक्ष्य कहां से मिला? तो ये गुजरात से मिला। ठीक, फिर पूछ सकता है आखिर गुजरात गुजरात है, इसकी जो सिंधु सभ्यता का खोज गुजरात में किया गया है। ये गुजरात में जो आपका है, जैसे मान लीजिए भोगवा नदी, क्या भोगवा नदी ये किनारे अवस्थित है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा, क्या जब पूछेगा बनावली जो सिंधु सभ्यता है ये कहां पे अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है। कहां पे? हरियाणा में अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? घग्घर नदी के किनारे। ठीक, और आपका जो राजस्थान से है, क्या कालीबंगा, पूछेगा कि आखिर कालीबंगा का लोकेशन कहां पे है? तो राजस्थान में है। यहां से किस चीज के साक्ष्य मिले? तो बंगा मतलब चूड़ियां, यानी चूड़ियों का साक्ष्य कहां से मिला? चूड़ियों का साक्ष्य या जुते हुए खेत का प्रमाण, क्या जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला? तो ये भी हमारा राजस्थान के कालीबंगा से मिला। फिर कुछ चीजें और है, जैसे यहां से क्या मिला? चावल, क्या चावल के साक्ष्य या धान की भूसी, इसके साक्ष्य कहां से मिले? तो ये भी हमारे लोथल गुजरात से मिले। कहां पे? गुजरात में क्या अवस्थित है? लोथल अवस्थित है। क्या? लोथल। तो लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपको मैंने बताया भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज किया गया। लोथल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने बता दिया। फिर पूछ सकता है आखिर कि मोहनजोदाड़ो, क्या मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया? तो उसके जस्ट 1 साल बाद आरडी बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज किया गया। मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? तो यहां से क्या क्या मिली? कांसे की जो है एक नर्तकी मिली। क्या? कांसे की एक नर्तकी की साक्ष्य मिला है, जो किसकी बनी हुई है? पेट में पूछा गया था किसकी बनी हुई है। ये बनी है वैक्स की, वैक्स यानी मोम से बनी हुई है। ठीक, उसके बाद क्या मिला है? यहां से विशाल अन्नागार। क्या मिला है? विशाल अन्नागार। पूछेगा कि आखिर सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपका ये ग्रेनरी यानी विशाल अन्नागार सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदाड़ो से क्या विषय बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। आखिर मोहनजोदाड़ो अवस्थित कहां पे है? इसकी लोकेशन है पाकिस्तान में। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें मैंने आपको और बताया था, जैसे राजस्थान का कालीबंगन से यहां से मिला। उसके बाद एक जैसे इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? क्या सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो भिड़ाना जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है, जो कि अवस्थित कहां पे है? ये अवस्थित है हरियाणा में। इतनी बातें आपको यहां से शायद समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है प्रायद्वीपी, कौन सी प्रायद्वीपी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? देखिए, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। देखिए,
जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उनका ट्रिक क्या है? समानता। समानता कैसे? स से हमारा हो जाएगा क्या? साबरमती। साबरमती। उसके बाद मां से मेरा हो गया माहे। ना से मेरा आ जाएगा नर्मदा नदी। और ता से मेरा हो जाएगा ताप्ती। क्या? ताप्ती। यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो हमारी समानता से ट्रिक याद रखिएगा। यानी इस नदियों का क्रम कैसा है हमारा? पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसा? पश्चिम से पूर्व। यानी बाकी नदियां कैसी बहती हैं? पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं ये नदियां, पूर्व से पश्चिम। कैसा क्रम है इनका? इनका क्रम है पूर्व से पश्चिम। जैसे अगर भारत का ये मैप है, आप देखो दिख रहे होंगे, ये जो भारत का मैप है, अगर मान लीजिए मैं बना रहा हूं, बन तो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा। ये नदियां इधर से बहती हैं। क्या? इधर से, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ ये नदियां बहती हैं। ठीक, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो नर्मदा नदी है ये सबसे बड़ी नदी है, जो किधर बहती है? हमारी पश्चिम की तरफ बहती है। अब देखिए नर्मदा नदी के बारे में पूछेगा। ये भारत की जो है 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ और नदियों की। पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक, पूछेगा कि आखिर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पूछ लेगा। क्या? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। इनकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये कितने राज्यों में बहती है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कहां कहां? महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। ठीक, पूछेगा कि आखिर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन तीसरी पूछेगा तो आपको बताना है कावेरी नदी। क्या? कावेरी नदी। नदियों के बारे में तो आपको इतनी बातें शायद समझ में आ गई होंगी। देखिए कुछ चीज हम और बता रहे हैं। जैसे नदी के बारे में पूछ सकता है आखिर जो दक्षिण गंगा, देखिए 2 चीजें हैं, एक है दक्षिण की गंगा और एक है दक्षिणी गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दक्षिणी गंगा। देखिए जो आपका ये भारत का मैप होगा, आपको दिख रहा होगा कि यहां से मान लीजिए यहां आपकी बहते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के जस्ट दक्षिण में आपकी अवस्थित है गोदावरी और उनके नीचे अवस्थित है कावेरी नदी। यानी आपकी दक्षिणी गंगा, यानी गंगा के जस्ट दक्षिण में कौन सी नदी अवस्थित है? तो आपकी है गोदावरी नदी। यानी दक्षिण की गंगा आपकी हो जाएगी कावेरी। जैसे उत्तर भारत में हम लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, सेम उसी तरीके से दक्षिण भारत में कावेरी नदी को लोग पवित्र मानते हैं। और दक्षिणी गंगा पूछेगा तो आपको बताना है गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम लोग और क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या? वृद्ध। क्या? वृद्ध या बूढ़ी। पूछेगा कि वृद्ध नदी कौन सी है? तो आपको गोदावरी नदी के बारे में बताना है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है आखिर गोदावरी नदी का उद्गम कहां से अवस्थित है। ठीक है, उद्गम कहां से अवस्थित है। कावेरी नदी के बारे में इतनी चीजें आपको हम बता दिए। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये कहां से? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कैसे? क्योंकि कृष्ण भी कैसे थे? महान थे। ठीक, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इनका उद्गम होता है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। कहां से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक
पहाड़ी से होता है। ठीक, गोदावरी नदी के बारे में कुछ चीजें आपको हम और बताते हैं, जैसे पूछ सकता है आखिर इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई। ठीक, ये चीजें आपको पिछले क्लास में बताया था, फिर भी आप जान दीजिए कि यहाँ से वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड्स यानी बर्ड्स एंड ऑफ इंडिया, क्या बर्ड्स ऑफ इंडिया यानी बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, ये अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है। तो जो 1331 है ये भारत में पक्षियों की प्रजातियां हैं। ठीक, आपको मैं बताया क्या पूछ सकता है आपका बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया पूछ सकता है। कौन है आपके? सलीम अली जी, क्या सलीम अली हमारे क्या है? बर्डमैन ऑफ इंडिया है। ठीक, और पूछ सकता है आपके आखिर वाटरमैन ऑफ इंडिया, क्या वाटरमैन ऑफ इंडिया ये कौन है? आपके राजेंद्र सर हैं, क्या राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पूछ सकता है वाटरमैन के बाद आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्या टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये कौन है आपके? कैलाश सांखला। कौन? कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक, इसी के चलते एक चीज और आप जान लीजिएगा, आखिर टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। प्रोजेक्ट टाइगर ये हमारा आया 1973 में। इसको लाने के पीछे का वजह क्या था? इसका मतलब ये था कि हम भारत में टाइगरों की संख्या को क्या करेंगे? नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद से में आएगा, पूछेगा हाथी प्रोजेक्ट कब आया? हाथी प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा है गिद्ध प्रोजेक्ट, क्या गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया हमारा 2006 में आया। उसके बाद इसी के 3 साल बाद हमारा आया डॉल्फिन संरक्षण, क्या डॉल्फिन संरक्षण ये कब हुआ? 2009 में आ गया। ठीक, अब डॉल्फिन से संबंधित क्या पूछ सकता है? आखिर डॉल्फिन डे मनाते कब हैं? तो 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? डॉल्फिन डे मनाते हैं। ठीक, टाइगर के बारे में क्या पूछ सकता है कि टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं टाइगर डे। इतनी बात शायद आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए इसी में कुछ और चीजें आप जान लीजिएगा, कुछ चीजें और दिया है। क्या क्या? जैसे दिया है कि 1757 इसमें क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें कौन कौन था? हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था ये आपको। उसके बाद 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद इसी तरीके से मैंने आपको सब चीजें हिस्ट्री में बता चुका हूं। देखिए फल्मिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? क्या फल्मिनोलॉजी। इसमें क्या होता है? जो आकाशीय बिजली है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते ये, लेकिन एसएससी के द्वारा पूछा गया है। अब पूछा क्या गया? एक्रोबायोटिक्स, एक्रोबायोटिक्स इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? एक है आपका कैलोलॉजी, ओंकेलोलॉजी, क्या ओंकेनोलॉजी, उसका कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और ऑप्थेमोलॉजी। देखिए ऑप्थेमोलॉजी किसका? ऑप्थेमोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी किसका किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए एक्रोबायोटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? व्यायाम का अध्ययन करते हैं। किसका? व्यायाम के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी यानी कैलस से संबंधित है, सुंदरता के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो कैलोलॉजी से संबंधित है। और ओंकोलॉजी यानी ओंकर मतलब होता है कैंसर, कैंसर से संबंधित हम लोग ओंकोलॉजी में। कार्डियो यानी कार्डियक मतलब होता है हृदय से संबंधित जितना अध्ययन करेंगे कार्डियोलॉजी में आएगा। ऑप्थेमोलॉजी यानी और जो आंख के विशेषज्ञ हम लोग किसको बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट को बोलते हैं। जैसे पूछ सकता है आपने कुछ और जैसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या आंख से संबंधित? मैंने आपको क्या बताया था? विटामिन ए आंख के लिए बहुत जरूरी है। आंख में कौन कौन सा रोग होता है आपको क्या बताया था? जब पूछे आपको नाइट ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है तो आंख से संबंधित है। इतनी बातें आपको यहां से नोट कर लेना है। अब देखिए क्या पूछा है? भारतीय शास्त्रीय संगीत सरोद सम्राट। देखिए प्रमुख वादक अंतरों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो सरोद सम्राट कौन है? अमजद अली खां। क्या अमजद अली खां? जितने भी अली खान से पूछेगा, या पूछ सकता है अकबर अली खां, क्या
अकबर अली खां, मुकेश शर्मा, ये सभी किससे संबंधित हैं? तो सरोद वादक यंत्र से संबंधित हैं। उसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी, क्या ये आपका है? राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, एक है आपका पन्नालाल घोष और क्या हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके बांसुरी वादक। कौन? बांसुरी वादक कौन कौन से हैं? पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित रविशंकर प्रसाद, ये किससे संबंधित हैं? ये आपके हैं सितार वादक, सितार वादक। और कौन कौन से हैं सितार वादक में? तो निखिल बनर्जी। कौन? निखिल बनर्जी। इनके साथ साथ विलायत खान, विलायत खान। उसके बाद कौन आगे? आपके आगे बुद्धादित्य मौर्य। कौन? बुद्धादित्य। ये कौन किसमें आगे? सब आगे इसमें आपके सितार वादक में। इसी में आएंगे आपका उमा शंकर मिश्रा जी। कौन? उमा शंकर मिश्र जी। ये भी किसमें आएंगे? सितार वादक में आ जाएंगे। अब एक किशन महाराज के बारे में कुछ चीजें सुन लीजिए। जैसे किशन महाराज हो गए आपके, हो गए गुदई महाराज, गुदई महाराज। उसके बाद अल्लाह रखा खां, क्या? अल्लाह रखा खां हो गए। ये सब किससे हैं? आपके तबला वादक हैं। क्या? तबला वादक हो गए। जैसे तबला वादकों के बारे में कुछ चीजें और सुनिएगा। तबला वादकों में एक है उस्ताद खां। क्या? उस्ताद खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लतीफ खां, लतीफ खां। इनका संबंध किससे है? तो उस्ताद खां, लतीफ खां का संबंध किससे है? किशन आपका है किससे? तबला वादक। कौन? तबला वादक। इतनी बातें आपको शायद यहां से समझ में आ गई होंगी। अब अगला क्या है कि 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यह भी आपको जानना है। देखिए जो 15वां वित्त आयोग है, इसका गठन तो 2017 तक है। उसके बाद ये चलेगा कब तक? 2022 से। इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। इनके हेड कौन है? आपको बताया है कि आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग का 15वें जो वित्त आयोग है, इनके आखिर अध्यक्ष कौन है? कौन है? NK सिंह। उसके बाद पूछेगा कि जो पहले वित्त आयोग था, इसके आखिर हेड कब कौन है? कौन है? KC नियोगी, KC नियोगी जी। लेकिन पेपर वाला बहुत चालाक हो चुका है। क्या पूछता है कि दूसरे कौन है? दूसरे आपके कौन है? के संथानम। कौन? के संथानम। ये हमारे दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। वित्त आयोग के बारे में मैंने क्या क्या बताया था? एक इसका हेड होता है, उसके बाद इसमें 4 मेंबर और होते हैं। क्या? 4 मेंबर और होते हैं। कैसे? इसमें 2 पूर्णकालिक मेंबर होते हैं, 2 पूर्णकालिक मेंबर होते हैं, और हमारा 2 कैसे होते हैं? अंशकालिक। यानी 2 का कार्यकाल चेंज होता है और बाकी 2 लोगों का कार्यकाल फिक्स रहता है। यानी वित्त आयोग में कुल मिला के 5 लोग हो गए। एक हमारा अध्यक्ष हो गया, बाकी जो हमारे 4 से क्या हो गए? सहायक मेंबर हो गए। ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ अनुच्छेद के बारे में। जैसे हमारा आर्टिकल क्या है? 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण ये किसमें बताया गया है? 112 में बताया गया है। उसके बाद क्या है? आर्टिकल मैंने 280 आपको बता ही दिया है। आर्टिकल नंबर 266 ये क्या है? संचित निधि। आपको पता होगा कि संचित निधि से कितने लोगों का वेतन मिलता है? संचित निधि से आपका वेतन मिलता है राष्ट्रपति, देखो यहाँ पे क्या, प्रेसिडेंट को मिल गया, वाइस प्रेसिडेंट को मिल गया, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है, यहां से ही संचित निधि से मिलता है। आर्टिकल नंबर आपका 267 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है आकस्मिक निधि। कौन सी? आकस्मिक निधि। यहां से इमरजेंसी के टाइम फंड निकलता है। जैसे कोरोना काल में फंड कहां से निकलेगा? तो आर्टिकल नंबर 267 के तहत कहां से निकलेगा? आकस्मिक निधि से।
अब अगला क्वेश्चन है क्या, भारत में तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? कौन सा तूतीकोरिन बंदरगाह? देखिए जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तो अवस्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। और आपको बताते हैं जो हमारा गुजरात में कौन कौन सा अवस्थित है। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। पूछेगा कि भारत का फ्री टाइम जोन क्या, FTZ यानी फ्री टाइम जोन से कौन सा संबंधित है? तो कांडला बंदरगाह। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार क्षेत्र। क्या? मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसका मतलब इस बंदरगाह से जो है जितने भी सामानों का आयात निर्यात होगा यहाँ पे भारत सरकार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेती। यानी पहला कांडला बंदरगाह ये कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में। ये कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। पूछेगा कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। उसके बाद कांडला बंदरगाह का इस समय नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये कांडला बंदरगाह हो गया। पश्चिम बंगाल में कौन सा आपका अवस्थित है? हल्दिया। पूछेगा कि हल्दिया बंदरगाह कहां अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। या पूछेगा कि नदी पर अवस्थित कौन सा बंदरगाह है? तो हल्दिया बंदरगाह। किस नदी पे अवस्थित है? हुगली नदी पर। किसमें? हुगली नदी पर अवस्थित है। अब हम बात करते हैं कि आखिर अंडमान निकोबार में कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये कहां पे अवस्थित है? अंडमान निकोबार में। यानी सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि कहां अवस्थित है? अंडमान निकोबार में। ये क्या है? ये अंडमान निकोबार में अवस्थित एक बंदरगाह है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में। जैसे आपका महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? महाराष्ट्र में दो हो गए, एक हो गया मुंबई बंदरगाह और एक आपका क्या है? नौ सेवा बंदरगाह। जो ये नौ सेवा बंदरगाह है इसका नाम कौन सा इसमें रखा गया है? इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट है किसका नाम है? नौ सेवा बंदरगाह का नाम है। पूछेगा कि भारत का सबसे जो है बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा है क्या? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। उसके बाद हम लोग उसी के नीचे आते हैं, हमारा क्या है? गोवा। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? तो मार्मू गोवा। कौन सा? मार्मू गोवा बंदरगाह। मार्मू गोवा पोर्ट ये कहां पे अवस्थित है? गोवा में। या पूछ सकता है कि एस्चुरी पर। क्या? एस्चुरी पर अवस्थित कौन सा बंदरगाह है? तो मार्मू गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर अवस्थित बंदरगाह है। इसी को पूछेगा ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? क्या? पर्यटकों के लिए बहुत फेमस है। तो ये हमारा मार्मू गोवा बंदरगाह पर्यटकों के लिए, क्योंकि लोग गोवा वाले बीच पे घूमने बहुत जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मार्मू गोवा बंदरगाह कहां पे हो गया? गोवा में। अब हम आते हैं कोच्चि बंदरगाह। क्या? जो हमारा कोच्चि पोर्ट है ये कहां पे अवस्थित है? ये केरल में अवस्थित है। केरल में। अब देखिए जो कोच्चि पोर्ट केरल में है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी। क्या? अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को बोला जाता है? कोच्चि बंदरगाह को। अब एक और है कर्नाटक में है मैंगलोर। क्या? न्यू मंगलोर। पूछेगा कि आखिर न्यू मंगलोर ये पोर्ट कहां पे अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक के कद्रे मुंह से जो लौह उत्पादन होता है वो न्यू मंगलोर पोर्ट से क्या होता है? यहां से निर्यात किया जाता है। अब एक बंदरगाह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? वो है हमारा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो विशाखापत्तनम है। क्या? विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। कौन सा? गहरा बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह हमारा विशाखापत्तनम में है। सबसे छिछला बंदरगाह वो तूतीकोरिन तमिलनाडु में कौन सा है? एक है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह जो कहां पे अवस्थित है? तमिलनाडु में। ये सबसे छिछला बंदरगाह है तूतीकोरिन। ठीक। और आपका आंध्र प्रदेश में कौन सा हो गया? मैंने आपको बताया क्या? विशाखापत्तनम बंदरगाह ये कहां पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद
धर्म, क्या धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद नंबर जो 25 से 28 है ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। कैसे? देखिए जो आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 ये किससे संबंधित है? ये धार्मिक स्वतंत्रता से है। पूछेगा 25 में क्या होगा? किसी धर्म, क्या इसमें बोलेगा अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ आप अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 25 में इसका जिक्र किया गया है। या बोलेगा अंतःकरण के साथ किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धर्म का जो प्रचार प्रसार है इसका आप लोग इसके तहत कर सकते हैं। या भी किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए, यानी आप लोग किसी भी धर्म को बिना किसी के दबाव के आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में क्या कहता है? सामूहिक, क्या सामूहिक कार्य, सामूहिक धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जो प्रबंधन है इसकी स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको कैसे करते थे? व्यक्तिगत, यानी हमारा खुद का ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है, अंतःकरण। लेकिन सामूहिक, जैसे हम लोग यज्ञ करना है, इसमें बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान चाहिए, तो ये किसके तहत जाएगा? आर्टिकल नंबर 26 के तहत। जैसे जलसा हो गया, ये मुस्लिम लोगों का है, तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे हम लोगों का होगा नवरात्रि, जगराता होता है, तो आर्टिकल नंबर 26 के तहत जाएगा। अब होगा क्या? जब सामूहिक लोग इकट्ठा होंगे तो हमको धन की जरूरत होगा, यानी जो धन होगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो धार्मिक कार्यों के लिए जो धन इकट्ठा किया जाएगा उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल नंबर 27 कहता है। अब आर्टिकल नंबर 28 हमारा क्या कहता है कि जो धार्मिक कार्यों में टैक्स नहीं लगा है, जो 28 नंबर है, अब इनसे जो विद्यालय बनेंगे, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे, कौन? गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट जो हमारा स्कूल यानी विद्यालय है, इसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी जितने सरकारी स्कूल हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग सोचेंगे जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां पे संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, वहां पे संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका मतलब आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो आप वहां से जाके पढ़ाई करेंगे। मदरसा में अरबी भाषा का देते हैं, उर्दू भाषा का, तो वहां आप उर्दू भाषा सीख के उसके टीचर बन सकते हैं। ये इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए जो गंगा की सहायक नदी है तो उसमें कौन है? घाघरा। घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है। ये कितने राज्यों से होकर बहती हैं? भारत के 5 राज्यों से बहती हैं। कौन कौन से? आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, उसके बाद आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहां से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए गंगा की सहायक नदी में कौन कौन सी नदी हो गई? आपका हो गया केन, आपका सोन नदी। कौन कौन सा? सोन नदी, सोन नदी, उसके बाद सोन के बाद रामगंगा, या बोलेगा गंडक नदी, फिर बोलेगा घाघरा नदी, या बोलेगा गोमती नदी। ये सभी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। क्या? कर्मनासा नदी भी इसी में लिख लीजिए। क्या? कर्मनासा नदी। ये सभी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों में एक है हमारा यमुना नदी। क्या? यमुना नदी। यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बोलेगा कि गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो यमुना नदी। यानी यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद केन, बेतवा, योग। अब आपको बताते हैं यमुना की सहायक नदियों के बारे में। तो आपको याद रखना है केबीसी। केबीसी होता नहीं, अमिताभ बच्चन कराते हैं। तो के से होगा केन, बी से मेरा हो गया बेतवा,
सी से मेरा हो गया सोन, यानी केन, बेतवा और सोन जो है ये यमुना की सहायक नदी हुई। इसका मतलब ये गंगा की भी सहायक नदियां हो गई, ठीक है। या आपको यहाँ से सोन हटा भी सकते हैं, कोई इसका कोई खास महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये यमुना की नदी हो गई। अब देखिए गंगा की नदी रामगंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, कर्मनाशा नदियां, ये सभी गंगा की सहायक नदी हो गई। अब हम आप बात करते हैं साबरमती, जैसे लिखा है तो साबरमती जो है ये किसके, जो आपका अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद जो शहर है ये किसके किनारे अवस्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। साबरमती नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पूछेगा कि जो राज्यसभा में है, क्या राज्यसभा के जो 12 सदस्य का जो मनोनयन होता है, यानी मनोनयन ये भी जो राष्ट्रपति करते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यूएस यानी ब्रिटेन, क्या हो गया ये हमारा ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। उसके बाद एकल नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एकल नागरिकता। उसके बाद ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद क्या है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या उपराष्ट्रपति का पद किस देश से आया है, तो इनका पद आया है हमारा कनाडा से। कहां से, कनाडा से आया। अब क्या है, जैसे पूछा गया है कि जर्मनी से मैंने क्या लिया है, तो आपातकाल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा आपातकाल। आपातकाल हम जर्मनी के संविधान से लिए हैं। रूस के संविधान से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिए हैं, क्या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, या पूछेगा पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना, ये हम लोग कहाँ के संविधान से लिए हैं, तो रूस के संविधान से लिए हैं। उसके बाद जैसे पूछेगा आपसे फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो समानता, समानता, भाईचारा, पूछेगा समानता, भाईचारा, प्रभु संपन्न, ये हम कहां से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए हैं। इसका मतलब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ चीजें लिए हैं, क्या क्या लिए हैं, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, समवर्ती सूची। उसके बाद क्या, प्रस्तावना का परिभाषा की परिभाषा। और जो संयुक्त बैठक है, क्या ज्वाइंट जो सिटिंग होती है, यानी संयुक्त बैठक का भी प्रावधान कहां से लिया गया है, जो आर्टिकल नंबर किसमें पूछा गया है, 108 में, ये भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। बहुत चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रस्तावना की परिभाषा है गया, जो प्रस्तावना है इसका विचार कहां से लिया गया है, जो प्रस्तावना का विचार है ये लिया गया है हमारा यूएसए से। कहां से, अमेरिका के संविधान से। अब हम बताते हैं कि अमेरिका के संविधान से हम लोग और क्या क्या लिए हैं। यहां से हम लोग लिए हैं क्या, फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसके बाद अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, यानी हम लोग यहां से क्या लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, क्या न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद हम लोग अमेरिका से और क्या लिए हैं, अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हैं क्या, महाभियोग। महाभियोग जो शब्द है ये कहां के संविधान से आया है, ये भी अमेरिका के संविधान से आया है। इतनी बातें आपको संविधान के बारे में सीख लेना है यहां से, ठीक। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बनता है आखिर विधि, क्या विधि का शासन, और आता है क्या, ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से, यूके यानी ब्रिटेन। और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, यानी विधि किस प्रकार से काम करेगी, ये हम लोग कहां से लिए, जापान से।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो जिक्र है हम लोग जापान के संविधान से लिए। कहां के? जापान के संविधान से लिए। इतनी बातें आपको यहां से नोट डाउन कर लेना है। देखिए साथियों, हमारी आज की क्लास यहां पे संपन्न हुई। आशा करता हूं ये सीरीज आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी। इस सीरीज का उद्देश्य एक ही है कि एमटीएस के जो आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बचे हुए हैं उन एग्जाम को आप अच्छी तरीके से टैकल कर पाएं। जय हिंद साथियों।